नमस्कार, पब्लिक इंटरेस्ट में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। और पब्लिक इंटरेस्ट वाला जगविंदर पटियाल अकेला ऐसा पत्रकार है जो हिंदी न्यूज में प्राइम टाइम में सिर्फ जनहित की ही बात करता है। आज पटियाल सबसे पहले अंतरात्मा की आवाज पर होने वाले राजनीति का पूरा परीक्षण करेगा। आप सब कल से ये देख रहे हैं कि राज्यसभा चुनाव के जब से नतीजे आए हैं, दुनिया भर की राजनीति हो रही है। आप सब भी सुन रहे होंगे, लेकिन पटियाल आपको बताएगा कि ऐसी राजनीति कैसे पब्लिक इंटरेस्ट की खबरों को खा सकती है। मैं आज देश के बेरोजगार, मजदूर और उन युवाओं के हक की आवाज उठाऊंगा और नेताओं से पूछूंगा कि नौकरी के सिलेक्शन बार बार टलते हैं, लेकिन नेताओं के इलेक्शन कभी क्यों नहीं टलते? नौकरी के टेस्ट के नतीजे अटक जाते हैं, लेकिन नेताओं के फैसले पर्ची डालकर भी निकल जाते हैं। मुझे तो कभी कभी यह भी लगता है कि देश में दल बदल विधेयक, उससे मुक्त राजनीति होनी चाहिए। नेताओं को कभी भी पाला बदलने का अधिकार मिल जाना चाहिए। इस चुभन की वजह आज बताऊंगा आपको मैं। दूसरा परीक्षण पटियाल उस दावे का करेगा जिसमें कैंसर की वापसी को 30% कम करने की बात हो रही है। जो दवा कीमोथेरेपी से परेशानी को 50% कम करने का दावा कर रही है, उसकी बात आज करेंगे। कैंसर पर कंट्रोल की उम्मीद बढ़ाने वाली खबर आज आप मेरे साथ देखेंगे। पटियाल आज देश के इंटरनेट का भी परीक्षण करेगा। बहुत ही हैरान कर देने वाले आंकड़े और चौंकाने वाली रिसर्च सामने आई है। इंटरनेट को लेकर भ्रम के सारे जाले उससे साफ हो जाएंगे। और आज मैं 29 फरवरी का परीक्षण भी करूंगा। बताऊंगा कि फरवरी के खाते में क्यों आया ये एक एक्स्ट्रा दिन। पूरे देश में राज्यसभा की 56 सीटों के चुनाव नतीजों की चर्चा हो रही है। ऐसा लगता है कि ये नतीजे लोकसभा के परिणाम का संकेत दे रहे हैं। लोग इसमें राजनीतिक दांवपेच भी ढूंढ रहे हैं। कोई कहता है फलां पार्टी इतनी ताकतवर है, वोट कहीं भी पड़े उसके पास पहुंच ही जाता है। कुछ का कहना यह भी है कि कमजोर को सीएम बनाओगे तो वो खुद तो डूबेगा और आपको भी ले डूबेगा। लोग कुछ नेताओं को इतना ताकतवर मानते हैं कि उनके आगे किसी की भी नहीं चलती। जनादेश किसी के भी पक्ष में हो, वो उसे अपने हक में मोड़ ही लेते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि सत्ता में हम्बल बैकग्राउंड के लोगों को इतने ऊंचे पद पर बिठाना ठीक नहीं, या उनको नहीं बिठाना चाहिए। ना तो वो खुद संभल पाते हैं और ना ही पार्टी को संभाल पाते हैं और ना ही जनादेश का सम्मान हो पाता है। लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट में पटियाल का क्या मानना है? पटियाल का मानना यह है कि इन सारे चुनाव नतीजों का रिजल्ट कुछ और ही है। यह नेताओं और पार्टियों के बीच सत्ता पर कब्जे की लड़ाई नहीं है, यह आम आदमी के हक और विश्वास पर हमले की लड़ाई है। जहां जीत के जयघोष के नीचे एक मजदूर की मौत के मुआवजे की मांग पता नहीं कहां दबकर रह जाती है। जहां सिलेक्शन की परीक्षाएं बार बार रद्द होती हैं, लेकिन चुनाव कभी रद्द नहीं होते। जहां पेपर लीक होने पर रिजल्ट रुक जाते हैं, लेकिन नेताओं का रिजल्ट कभी नहीं अटकता। वो तो पर्ची से भी निकलकर अपना फैसला सुना देता है। और ये पर्ची, इसका नियम भी बड़ा अजीब है। जिसकी निकलती है वो हार जाता है और जिसकी नहीं निकलती वो जीत जाता है। ये मजाक क्या चल रहा है इस देश में? 58 करोड़ वोटर लोकतंत्र को भगवान की तरह पूजते हैं। 5 साल के लिए अपनी जिंदगी की भागदौड़ एक आदमी के हाथ में सौंप देते हैं। कोई तो उम्मीद होती होगी ना कि मेरे बच्चे के दिन बदलेंगे, मेरे दिन बदलेंगे। लेकिन नेता क्या करता है? पोस्टिंग पर पोस्टिंग, जहां मौका वहीं चौका लगा देता है। क्या एक बार भी चुने हुए प्रतिनिधि ये सोचते हैं कि इस देश में उनके समर्थन में कितने लोग मारे जाते हैं? समर्थक अपने नेता के लिए क्या कुछ नहीं करता, सब कुछ कर गुजर जाता है। पटियाल की ये सारी बातें आपको इमोशनल फूल या एक विलाप लग रही होगी ना। जो लोग सियासत को अच्छी तरह से समझने का दावा करते हैं, उन्हीं मेरी ये बातें ये लग रही होंगी कि ये एक भावुक मूर्ख का विलाप लग रहा है हमें। लेकिन अब मैं जो तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं और जो सवाल आपके सामने उठाने जा रहा हूं, आप शांति के साथ पूरे इत्मीनान और ईमानदारी से उसे देखिएगा। सबसे पहले ये कुछ तस्वीरें देखिए। अंतरात्मा की आवाज, अंतरात्मा जो आत्मा में आया वो कर दिया।
अंतरात्मा की आवाज, अपने अंतरात्मा की आवाज, आत्मा की आवाज, अपनी अंतरात्मा। कांग्रेस के और निर्दलीय जो विधायक हैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अंतरात्मा की आवाज से वोट दिया। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती हम लोग प्रोटेस्ट करते रहेंगे। मैंने पटवारी एग्ज़ाम दिया था जिसमें फर्जीवाड़ा हुआ है। एक बेहतर तरीके से मैं किसान का बेटा हूं जिसने 15 लाख का व्यवस्था नहीं कर पाया, जिनको नाम लिखते नहीं आ रहा है, वो आज पटवारी की वैकेंसी लेके बैठा है और मैं यहाँ पे बेरोजगार घूम रहा हूँ। ये वोट अंतरात्मा की आवाज होता है। जो कैंडिडेट अच्छा लगा उसको वोट दिया। बिहार में कोई मरता है तो 4 लाख और बिहार के बाहर मरता है 2 लाख। ये लाश की कीमत भी 2 और 4 हो गई है। मेरी समझ से बाहर की चीज है। ऐसे जनप्रतिनिधि जो विकास के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसे लोगों ने अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, हमारे उम्मीदवारों को जिताने में मदद की। सकारात्मक ये सोच है। अगर सरकार सच्ची है और सरकार में थोड़ा बहुत ईमान बचा हुआ है तो वो बात मानेगी, क्योंकि ये बात सबको पता है। जो सिलेक्टेड बच्चे हैं उन्हें भी पता है कि घोटाला हुआ है। इसीलिए मेरा यह कहना है कि अगर नेता अंतरात्मा की आवाज सुनकर ही अपनी पार्टी बदल सकते हैं, वोट बदल सकते हैं, दूसरी पार्टी के कैंडिडेट को जिता सकते हैं, तो फिर स्टूडेंट्स, मजदूरों और मजबूर लोगों की अंतरात्मा की आवाज भी इसी तरह सुनी जानी चाहिए। यहां कुछ सवाल उठाने जा रहा हूं जो शायद आपको अजीब लगेंगे, लेकिन जब इन्हें नेताओं की बदलती सियासत के बीच अधर में लटके बच्चों के भविष्य से जोड़कर देखेंगे तो आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। क्या देश में दल बदल कानून खत्म कर देना चाहिए? क्या नेताओं को किसी भी वक्त अंतरात्मा की आवाज पर पार्टी बदलने का अधिकार दे देना चाहिए? पार्टी के संविधान और व्हिप को अवैध घोषित कर देना चाहिए? क्या देश में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नतीजे भी अंतरात्मा की आवाज पर ही घोषित होने चाहिए? जैसे नेताओं के चुनाव नहीं टलते, क्या वैसी गारंटी प्रतियोगी परीक्षाओं में नहीं टलने की मिल सकती है? जब राज्यसभा के लिए पर्ची निकल सकती है तो बेरोजगारों की नौकरी के लिए क्यों नहीं निकल सकती है पर्ची? सरकारी दावे बहुत से हैं और सरकारें ये दावा भी करती हैं कि पेपर लीक नहीं होने देंगे। पुलिस अपराधियों पर नकेल भी कस रही है। कुछ लोग अपराधियों के घर बुलडोजर चलाने की मांग भी कर रहे हैं। मगर क्या वाकई सरकारों की प्रायोरिटी यही है या फिर अंतरात्मा पर चुनाव प्रचार का ही जोर है? हमने कहा कि सब अंतरात्मा से आप वोट दे दिए। अगर आपकी अंतरात्मा बीजेपी को कहती है बीजेपी को वोट दीजिए, अगर अंतरात्मा कहती है सपा को वोट दीजिए, सपा को वोट दीजिए। अब दूसरों से पूछना पड़ेगा वो हमारे साथ है कि नहीं है। आज तो प्रभु राम की भी कृपा आ गई है। डबल इंजन सरकार के कार्य भी हैं, मोदी जी का नेतृत्व भी है, संगठन का दायरा भी बढ़ा है, बहुत सारी आशा आकांक्षाओं को भी पूरा करने का काम हुआ है। उन स्थितियों में परिणाम हम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने चाहिए। इसके लिए हम सबको अभी से तैयारी करनी होगी। अच्छा, ये अंतरात्मा है क्या? आप कहेंगे पटियाला ज्यादा ही फिलोसफिकल हो रहा है। नहीं, मैं दार्शनिक नहीं हूं, बल्कि आज के जमाने में नेताओं के नए चुनावी हथियार की बात जरूर कर रहा हूं, जिसे वो अपनी सुविधा के हिसाब से पुराने स्कोर सेटल करने के लिए और नया गठजोड़ बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी पब्लिक के नाम पर। नेता कहते हैं जिस जनता ने चुनकर भेजा उसके लिए काम नहीं कर पा रहा था, इसलिए पाला बदलना पड़ा। जनता देखती रहती है, बेरोजगार सड़क पर है, मगर नेताओं को बम्पर ऑफर मिलता है, शानदार पद और पैकेज लेकर दूसरे दल में चले जाते हैं। सैलरी रुकती नहीं उनकी, उल्टा पर्क्स बढ़ जाते हैं और सब कुछ अंतरात्मा के नाम पर होता है, खुलेआम होता है। सवाल है, बेरोजगारों की अंतरात्मा की आवाज किसी को सुनाई देती है या नहीं देती? मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती को लेकर जांच की मांग हो रही है। युवाओं की बात को आखिरकार मध्य प्रदेश में क्यों दरकिनार किया जा रहा है? सवाल क्या है?
सवाल है, मध्य प्रदेश में 15 मार्च से लेकर 25 अप्रैल 2023 तक ग्रुप 2, सब ग्रुप 4 और पटवारी की संयुक्त भर्ती परीक्षा हुई थी। 30 जून को रिजल्ट जारी हुआ, जिसमें 8600 अभ्यर्थियों का चयन हो गया। रिजल्ट में पेपर लीक होने के आरोप लगे, क्योंकि टॉप 10 स्टूडेंट्स की जो लिस्ट जारी हुई उसमें एक ही सेंटर के 7 स्टूडेंट्स शामिल थे। तब उस वक्त के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मामले की जांच के आदेश दिए और नियुक्तियों पर रोक लगा दी। इसकी जांच जबलपुर हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस राजेंद्र कुमार वर्मा को सौंपी गई। जांच करीब 8 महीने तक चली और सरकार को रिपोर्ट सौंप दी गई। अब हुआ यह कि भर्ती परीक्षा को क्लीन चिट दे दी गई, जिसके बाद 15 फरवरी 2024 को सरकार ने चुने हुए कैंडिडेट्स को जल्द नियुक्ति पत्र जारी करने के आदेश दे दिए। मोहन यादव सरकार के इसी फैसले से लाखों कैंडिडेट्स नाराज हो गए। उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि पेपर लीक की जांच स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम से कराई जाए। छात्रों का आरोप है और उनकी अंतरात्मा की आवाज कहती है कि पेपर तो लीक हुआ था। जिसने पेपर लीक किया, यानी पेपर लीक करने के बाद जिसको वो सॉल्व करने के लिए दिया गया, उसके पास 10-15 लाख रुपए दिए गए और उन्हीं का सिलेक्शन हुआ जिन्होंने पैसा दे दिया। ये आरोप लगा रहे हैं लोग, अंतरात्मा की आवाज बता रहे हैं और वो धोखा बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए अब दिल्ली जाकर धरना देंगे। मेहनत करने के बाद भी क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता। ये पैसे के दलाल जो इनको नौकरी दे देते हैं, जिसे नाम लिखते नहीं आ रहा है, जिसे पढ़ते नहीं आता, जिसे मध्य प्रदेश की राजधानी नहीं पता, वो आज पटवारी के जैसे पद में जा रहा है। तो सोचें क्या हाल होगा पटवारी का। अब सर हम ये चाहते हैं कि जो भर्ती है ये निरस्त हो, इसकी वापस से एग्जाम हो और जो अभी नियुक्ति सबको मिलने वाली है एक तारीख को, वो नियुक्ति सबसे पहले तो वो नियुक्ति रख दो। एक ही कॉलेज से एमपी के 7 टॉपर आए हैं। टॉप 50 में से 34 स्टूडेंट जो है 3 कॉलेज से हैं। तो इससे हमको दिखता है कि उन कॉलेजों में ऐसा क्या विशेष है, क्या देवी शक्ति है कि जो उन कॉलेजों से सारे टॉपर निकल के आ रहे हैं। कहीं ना कहीं, और ये सरकार को भी पता है कि घोटाला हुआ है, बस वो बचने के लिए कि हमारी सरकार पर कोई कलंक ना लगे, इस चक्कर में ये सारी चीजें हो रही है। व्यापक महाघोटाले के बावजूद भी आज तक सरकार नहीं चेती है और भ्रष्टाचारियों की हिम्मत इतनी खुली हुई है कि वो कानून को भी अपनी जेब में रख रहे हैं। जो मांगे हैं उन पर सरकार गुण दोष के आधार पर सुनवाई करेगी और जो निर्णय होगा करेगी। बाकी सरकार ने जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत इसकी जांच कराई है और इसमें जो कार्रवाई सामने आई है वो सबके सामने। वैसे अंतरात्मा कोई विचित्र चीज नहीं है, जमीर को जिंदा रखने की निशानी है। जमीर जिंदा है तो अंतरात्मा जिंदा है, वरना कहना ही क्या। खैर, मध्य प्रदेश के बाद आपको यूपी लेकर चलता हूं। उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हुआ तो कांस्टेबल भर्ती रद्द हो गई। अब 6 महीने बाद फिर एग्जाम होगा, लेकिन इलेक्शन में सिलेक्शन हो गया तो क्या फिर रद्द होने की गारंटी और चांस कम ही है? यूपी में भी राज्यसभा की 10 सीटों पर चुनाव हुआ। बीजेपी के पास 7 कैंडिडेट्स का बहुमत था, लेकिन बाजी 8 सीटों पर मार ली। 2 ही सीटें समाजवादी पार्टी के पाले में पड़ी या उनके हिस्से में गई। अब कहने वाले कह रहे हैं कि साइकिल वाले नेताओं की अंतरात्मा ने पलटी ना मारी होती तो नतीजे शायद कुछ और ही होते। नेताओं की अंतरात्मा बहुत सियासी है, इसलिए बार बार बदल जाती है। लेकिन जिन युवाओं को नौकरी की दरकार है, वो अपने जज्बे की अंतरात्मा को कैसे बदलें? यूपी के प्रयागराज में ARO यानी समीक्षा अधिकारी की भर्ती पर बवाल हो रहा है। मांग है कि परीक्षा को रद्द कर दिया जाए, क्योंकि पेपर की रक्षा करने वालों की अंतरात्मा पर पैसे भारी पड़ गए। पेपर लीक हो गया और इसके बाद प्रूफ भी इन युवाओं के पास है।
आयोग मानने के लिए तैयार नहीं। पेपर आउट हुआ था, पेपर यूपी आउट हुआ था, लगभग मुझे रात को ही पेपर आउट हो गया। हम लोग साक्ष्य भी आयोग के पास जो है जमा कर चुके हैं। लेकिन सरकार से यही मांग है कि इसको एग्जाम कराया जाए, क्योंकि सर जिस वे पे पेपर आउट हुआ था सर, एग्जाम के एक घंटे पहले ही पेपर आउट सबके मोबाइल आ गया था। आरओ की एग्जाम जो पेपर लीक हुआ उसे कैंसिल किया जाए और महीने भर के अंदर में री एग्जाम कराया जाए और 6 महीने के अंदर में नियुक्ति पत्र बांटा जाए। वैसे अंतरात्मा मौत को भी नफे नुकसान के तराजू पर कैसे तौलती है, इसकी पूरी पिक्चर का परीक्षण पटियाल करेगा। पटियाला आपको इस परीक्षण के लिए बिहार की विधानसभा लेकर चलेगा आज, जहां आज मजदूर की मौत पर मुआवजे पर अचानक नेताओं की अंतरात्मा से ऐसी आवाज आई जिसने सदन की गरिमा की ही धज्जियां उड़ा दी। हुआ यूं कि बीजेपी विधायक विनय बिहारी ने मजदूरों की मौत पर मुआवजे के मुद्दे को सियासी हवा दे दी। सवाल उठाया कि अगर बिहार में किसी मजदूर की मौत होती है तो उसके परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाता है, लेकिन जब किसी बिहारी मजदूर की दूसरे राज्य में मौत होती है तो बिहार सरकार सिर्फ 2 लाख रुपए ही मुआवजा क्यों देती है? मुआवजा तो वहां भी 4 लाख ही होना चाहिए। मेरा प्रश्न है एक छोटी सी नन्ही सी जान की तरह, वो इसलिए कि बिहार में कोई मरता है तो 4 लाख और बिहार के बाहर मरता है 2 लाख। ये लाश की कीमत भी 2 और 4 हो गई। ये मेरी समझ से बाहर की चीज है। मैं ये चाहता हूं कि 4 लाख रुपया बिहार के बाहर भी कोई कामगार अगर असामयिक मृत्यु को प्राप्त करता है तो उसको 4 लाख की राशि दी जाए। बिहार में मजदूरों की मौत पर सियासत की अंतरात्मा विलाप कर रही है और हिमाचल में सरकार पर मंडराते संकट के बादल नेताओं की अंतरात्मा को झकझोर रहे हैं। कांग्रेस का इल्जाम क्या है? हिमाचल में कांग्रेस का इल्जाम है कि पैसे की पावर से वफादार नेताओं की आस्था बदल दी। यहां पटियाल कुछ पूछना चाहता है हिमाचल के नेताओं से। अगर कांग्रेस नेताओं के आरोपों में कोई सच्चाई है तो जनता के विश्वास को छलने वाला वो बॉन्ड कितना बड़ा था? वो कौन सी अदृश्य ताकत है जिससे नेताओं की अंतरात्मा यूं बदल जाती है? सवाल इसलिए क्योंकि यूपी और हिमाचल के राज्यसभा चुनाव और उसके नतीजों के नाम पर नेताओं की अंतरात्मा सवालों के घेरे में आ गई है। हिमाचल में सुक्खू सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले कैबिनेट मंत्री हैं उनके विक्रमादित्य सिंह ने तो इसलिए मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया क्योंकि उन्हें लगता है कि सुक्खू सरकार ने उनके पिता के सियासी कद के साथ इंसाफ नहीं किया। मैं आज केवल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि वर्तमान परिस्थिति में मेरा इस सरकार में बने रहना ठीक नहीं है। इसलिए आज मैंने ये निर्णय लिया है दैट आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मैं इस सरकार से एक मंत्री के रूप में इस्तीफा दे रहा हूं जो मैंने निर्णय लिया है। अच्छा है, नेताओं का भावुक होना अच्छी बात है, लेकिन यहां मैं विक्रमादित्य सिंह से एक सवाल पूछना चाहता हूं। जिस तरह आपने पिता की अनदेखी के नाम पर पद से इस्तीफा दिया, क्या कभी जन भावनाओं के नाम पर और उनकी मुसीबतों के नाम पर, हिमाचल में बढ़ती बेरोजगारी के नाम पर इस्तीफा देने का ख्याल आया उनके मन में? धरना ही लगा देते, विरोध जता देते, हम हाईकमान से रो लेते, क्योंकि पटियाल हिमाचल को अच्छी तरह से जानता है और एक डाटा आप सबको भी दिखाना चाहता है। क्या दिखाना है आपको? देश में 100 में से करीब 8 लोग बेरोजगार हैं, लेकिन हिमाचल में मुसीबत ज्यादा है क्योंकि यहां हर 100 में से 15 के पास नौकरी नहीं है। और अगर इसमें भी 15 से 29 साल तक के युवाओं को देखें तो बेरोजगारी दर 33% है, यानी 100 में से 33 लोगों के पास कोई काम नहीं है और भारत में सबसे ज्यादा है ये। और हिमाचल बहुत कम आबादी वाला एक छोटा राज्य है। अच्छा, लोकतंत्र के मायने क्या है? लोगों की चुनी हुई सरकार जो लोगों के लिए काम करे,
कभी सोचा है जिस नेता को हम चुनते हैं अगर वो हमारे और आपके वोट के साथ छल करे और दल बदल ले, तो क्या ऐसे नेताओं को अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर खुद ही इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? कार्यकर्ता पार्टी बदले कोई बात नहीं, मगर नेता पार्टी बदले तो क्या ये वोट के भरोसे का कत्ल नहीं है? पटियाल ने अपने परीक्षण में यही समझाने की कोशिश की है। बाकी देश की जनता समझदार है और अंतरात्मा के नाम पर दल बदल के साथ वोट बदलने वाले नेता भी। अच्छा, पटियाल एक ऐसी दवा के दावे का परीक्षण करेगा जो कैंसर से जुड़ी हुई है। कैंसर रोग का नाम सुनते ही कलेजा धक से रुक जाता है। यह बहुत ही घातक रोग है। इसे कर्क राशि वाले निशान से ही पहचाना जा सकता है। मुंबई का टाटा मेमोरियल अस्पताल कैंसर के बेहतरीन इलाज में माहिर है। वहीं से इस बीमारी के इलाज पर एक बड़ी रिसर्च सामने आई है। टाटा के एक्सपर्ट्स ने दावा किया है कि उन्होंने एक गोली तैयार की है। दवा की कीमत मात्र 100 रुपए हो सकती है, लेकिन इसके असर का दावा कमाल का है। यह गोली कैंसर की शरीर में वापसी को 30% कम कर देगी। कहने का मतलब यह है कि एक बार कैंसर हो जाए, उसे इलाज के जरिए ठीक कर दिया जाए, तब भी उसके दोबारा पनपने के चांसेस बने रहते हैं। शरीर में वो दोबारा हो जाता है। तो ऐसे में मरीज को ठीक करने का काम ये गोली करेगी। इतना ही नहीं, ये गोली शरीर पर कैंसर ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट्स को भी 50% तक कम करेगी। खासकर कीमोथेरेपी के बुरे प्रभाव में कमी लाएगी, ऐसा दावा किया गया है। कैंसर पर जारी टाटा इंस्टीट्यूट की ये नई रिसर्च देश में कैंसर से जूझ रहे लाखों लोगों के लिए एक बड़ी उम्मीद साबित हो सकती है, क्योंकि नॉर्मली कैंसर के लिए इतनी इफेक्टिव दवाई अभी तक कोई नहीं आई है। अब आपको लग रहा होगा कि ये कैंसर की वापसी से क्या मतलब है। मैं आपको समझाता हूं इसका क्या मतलब है। कैंसर हुआ, अर्ली स्टेज पर आपको पता लग गया, सही इलाज हुआ तो कैंसर ठीक भी होता है, लेकिन कुछ समय बाद वो फिर से भी हो जाता है। ये बात डॉक्टरों को हैरान कर रही थी। इसीलिए कैंसर लौटकर क्यों आता है, इस पर रिसर्च हुई तो पता ये चला कि कैंसर के इलाज के लिए कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी का इस्तेमाल होता है। इससे कैंसर प्रभावित हिस्से को नष्ट करते हैं। इस प्रक्रिया में कैंसरग्रस्त कुछ टुकड़े बच जाते हैं उसी जगह पर, जिन्हें विज्ञान की भाषा में क्रोमैटिन कण कहते हैं हम। और क्रोमैटिन कण स्वस्थ सेल में दोबारा से कैंसर फैला सकते हैं। कैंसर की वापसी की वजह पता चली तो इसकी रोकथाम के लिए जाहिर सी बात है एफर्ट्स यानी प्रयास और विचार हुआ। कैंसर की वापसी का कोई तय आंकड़ा नहीं है। कैंसर कई तरह का होता है और उनकी रोकथाम के लिए तरीके भी बहुत अलग अलग हैं। ऐसे में उसकी वापसी का अनुपात भी अलग ही होगा, और वो अलग है भी। यूरिनरी ब्लैडर और सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा कैंसर के मरीजों में दोबारा संक्रमण का जोखिम 50% तक बढ़ा देता है। महिलाओं में होने वाले ब्रेस्ट कैंसर के 5 से 30% और ल्यूकेमिया कैंसर के 15 से 20% मामलों में दोबारा बीमारी फैलने का डर बना रहता है। इसीलिए इसकी रोकथाम के लिए प्रयास जरूरी था, और वो शुरू भी हुआ। कैसे शुरू हुआ अब वो सुन लीजिए आप। उसके लिए डॉक्टरों ने क्या किया, इंसानों को बचाने के लिए एक बार फिर चूहों की ड्यूटी लगाई गई। प्रयोगशाला में बंद चूहों की ओर रिसर्च का रुख हुआ, और इस रिसर्च में क्या निकला, करीब 12 साल पहले यह रिसर्च शुरू की गई। चूहों में इंसान के कैंसर सेल डाले गए, जिसने चूहों के शरीर में ट्यूमर बनाया। ट्यूमर हटाने के लिए चूहों को कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी दी गई और सर्जरी की गई। रिसर्च टीम ने इस तमाम प्रक्रिया में क्या पाया कि कीमो और रेडिएशन की कोशिकाएं तो कैंसर से फ्री हो गई, लेकिन उनमें से कुछ कण निकले जिन्हें विज्ञान की भाषा में क्रोमैटिन पार्टिकल्स कहते हैं, जो स्वस्थ कोशिकाओं को फिर से कैंसरग्रस्त करने लगे, यानी उसमें फिर से फैलने लगे। और इसे दूर करने के लिए चूहों पर कई दवाओं का प्रयोग किया गया। इसमें कुछ दवाएं क्रोमैटिन कणों को नष्ट करना शुरू कर दिया, और उम्मीद ये जगी कि इंसान के लिए भी यही प्रक्रिया, यही दवाई फायदेमंद हो सकती है। लेकिन यहां इंसानी शरीर पर भी टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट के डॉक्टर्स की दवा उतनी ही कारगर होगी। इसके लिए कैंसर को रोकने वाली नई दवा का पुख्ता ह्यूमन ट्रायल जरूरी है, जिसके सटीक नतीजे सामने आने के लिए 2028 तक का इंतजार करना पड़ेगा। इतना वक्त डॉक्टर मान रहे हैं।
कैंसर की काट ढूंढने में जुटा टाटा मेमोरियल के डॉक्टरों की रिसर्च में इस दवा का ट्रायल इंसानों पर भी सफल हो गया तो भारत में इसमें कोई दो राय नहीं कि कैंसर के खिलाफ लड़ाई में यह दवा मील का पत्थर साबित होगी। कैंसर से जूझ रहे लाखों मरीज अच्छे इलाज के अभाव में दम तोड़ जाते हैं। ऐसे में जो ठीक हो जाते हैं उन्हें अगर बेहद कम कीमत में दोबारा कैंसर से लड़ने के लिए दवा मिल जाए तो ये देश में कैंसर की रोकथाम के लिए बहुत कारगर औषधि होगी। चलिए अब पटियाल इंटरनेट पर आए नए नए आंकड़ों का परीक्षण करेगा। बहुत रोचक और चौंकाने वाली जानकारी आपके सामने रखने जा रहा हूं और यह कहा जा रहा है कि 70% भारत गांव में बसता है। हो सकता है आप भी मेरा ये शो पब्लिक इंटरेस्ट गांव में बैठकर ही देख रहे हो, इसीलिए आज आपके गांव में हुई एक गुप्त क्रांति की बात आपसे जरूर करनी है। अच्छा, आपके साथ भी पहले कई बार ऐसा हुआ होगा। शहर या विदेश में बैठे आपके बेटे या बेटी को जब आप पैसे भेजते होंगे तो आपको बैंक की तरफ दौड़ लगानी पड़ती थी। कई बार पता चला कि पैसे ट्रांसफर नहीं किए गए, आपको वापस आना पड़ा खाली हाथ। बैंक में कभी सर्वर डाउन हो गया, कभी कोई दूसरी समस्या हो गई, कोई ना कोई व्यवधान या अटकल आ जाती थी। लेकिन अब आप क्या करते हैं? आपके हाथ में जो मोबाइल फोन है उसे निकालते हैं और झट से पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। यही करते हैं ना? पता है आप ऐसा क्यों कर पाते हैं? क्योंकि आपके गांव में इंटरनेट की क्रांति हो गई है। बच्चों को भी अब छोटे छोटे काम के लिए शहर नहीं भागना पड़ता, क्योंकि गांव में इंटरनेट के यूजर 78% बढ़ गए हैं। यानी आटे के चक्कर में परेशान रहने वाला गांव अब डेटा इस्तेमाल में शहर से आगे निकल गया है। ऑनलाइन पेमेंट हो या फिर ऑनलाइन पढ़ाई, सरकारी योजनाओं की जानकारी या फिर इंटरनेशनल मार्केट पर नजर रखनी हो, गांव के लोग इसका खूब फायदा उठा रहे हैं। आजकल तो लोग YouTube पर देखकर ही फसल भी लगाने लगे हैं। बहुत सी गृहिणियां रसोई में सब्जी भी पकाने लगी हैं। मौसम की जानकारी गांव में ही मिल रही है। कारण जानते हैं आप क्या है इसका? क्योंकि इंटरनेट ने गांव और शहर की दूरी को खत्म कर दिया है। शहरी सुविधाएं अब गांव में आ गई हैं और उसमें इंटरनेट बहुत महत्वपूर्ण बन गया है। आपके गांव में इंटरनेट वाली ये क्रांति हुई कैसे, ये आपको जानना है ना? अब मैं विस्तार से बताता हूं। इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इंटरनेट यूजर्स को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। क्या कहती है ये रिपोर्ट? इस रिपोर्ट में कहा गया है देश में इंटरनेट यूजर्स की संख्या 82 करोड़ है। आप सोच रहे होंगे इसमें बड़ी बात क्या है भाई? बड़ी बात यह है कि 82 करोड़ में 50% से ज्यादा यानी 44 करोड़ यूजर्स ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। शहरी इलाकों में इंटरनेट यूजर्स की संख्या कितनी है? 37 करोड़। गांव में 44, शहरों में 37, ये रिपोर्ट कह रही है। साल 2022-23 में इंटरनेट यूजर्स की संख्या में बड़ा उछाल देखने को मिला। 2022 में जहां इंटरनेट यूजर्स की संख्या 75 करोड़ थी, वहीं 2023 में यह आंकड़ा बढ़कर कितना हो गया? 82 करोड़। मतलब एक साल में 7 करोड़ उपभोक्ता जो हैं इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले वो बढ़ गए। बड़ी बात यह भी है कि सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर्स ग्रामीण इलाकों में ही बढ़े, जो कि 78% है। गांव हो या शहर, लोग डिजिटल पेमेंट, ऑनलाइन लर्निंग, मनोरंजन के लिए, OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए, सोशल मीडिया के लिए, ऑनलाइन गेमिंग के लिए इंटरनेट का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, या ये कह लीजिए कि इंटरनेट पर ये सब कुछ चल रहा है। अच्छा, एक और दिलचस्प आंकड़ा आपको बताता हूं। 100 में से 71% लोग ऑनलाइन खरीदारी के बाद डिजिटल पेमेंट करते हैं, लेकिन 26% ऐसे हैं जो सामान तो ऑनलाइन मंगवाते हैं, लेकिन उसका पेमेंट या भुगतान कैसे करते हैं? कैश से। और ये पूरे देश का आंकड़ा है। आप ये भी जानना चाहते होंगे कि हमारे देश में 82 करोड़ अगर इंटरनेट यूजर्स हैं तो इसमें वो किस किस क्लास में किस किस जगह करते हैं। आपको एक बात और समझाता हूं, इंटरनेट का ज्यादा इस्तेमाल किस काम के लिए होता है ये जानना आपके लिए बड़ा जरूरी है। इस आंकड़े पर विशेष तौर पर गौर कीजिएगा। देखिए, 82 करोड़ में 70 करोड़ लोग OTT के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, और इसमें भी ज्यादातर लोग म्यूजिक स्ट्रीमिंग एप्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। 57 करोड़ लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। 62 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कम्युनिकेशन के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वहीं 43 करोड़ लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन गेमिंग के लिए इंटरनेट यूज कर रहे हैं। ये जो आंकड़ा आप देख रहे हैं, इसमें कॉमन यूजर्स शामिल हैं।
कॉमन यूजर्स का समझ लेते हैं ना, मतलब साधारण लोग शामिल हैं। मतलब जैसे इंटरनेट का इस्तेमाल OTT, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन के लिए मैं भी करता हूं, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो इंटरनेट का इस्तेमाल सोशल मीडिया और गेमिंग ऐप के लिए नहीं करते, इसके अलावा दूसरे अन्य कामों के लिए करते हैं। देश के अलग अलग राज्यों में 90,000 घरों में ये सर्वे इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ने साल 2023 में किया था। सर्वे में गांव और शहरी दोनों इलाकों को शामिल किया गया था। ग्रामीण हो या फिर शहरी इलाका, हर जगह इंटरनेट की खपत बढ़ गई है। लेकिन इसकी वजह से देश के घरों में स्मार्ट टीवी, स्मार्ट स्पीकर, फायर स्टिक और क्रोमकास्ट जैसी ग्रोथ 58% तक बढ़ी है ना चौंकाने वाली बात। और ये सब चीजें इंटरनेट के इस्तेमाल से ही जुड़ी हुई हैं। अच्छा, एक बात और बताइए, क्या आप जानते हैं हमारे देश में वीडियो कंटेंट का कंजम्पशन कैसे होता है? देखिए, देश के 20 करोड़ से ज्यादा लोग इंटरनेट से ही वीडियो कंटेंट देखते हैं, तो वही 18 करोड़ लोग केबल टीवी और DTH सेवा यानी डिश टीवी का इस्तेमाल करते हैं। आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से न केवल अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे, साथ साथ अपनी रीच को भी बढ़ाएंगे। और यही वो टेक्नोलॉजी है कि आज गांव में भी जो रहने वाला कुम्हार है वो अपनी विभिन्न प्रकार की जो ऑफरिंग्स हैं वो इंटरनेट के माध्यम से, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से पूरी दुनिया भर के मार्केट को टारगेट करता है। साथ साथ जो इक्वलेंट इकोनॉमिक प्रोग्रेस है, आर्थिक विकास है, वो भी हमें ठोस आधार पर नजर आएगा गांवों में और ग्रामीण इलाकों में। एक बात और, एक अनुमान के मुताबिक 2030 तक भारत की इंटरनेट अर्थव्यवस्था 82 लाख करोड़ की हो जाएगी, है ना बड़ा आंकड़ा। साल 2020 तक जीडीपी में इंटरनेट का योगदान लगभग 16% था हमारी जीडीपी में। इंटरनेट के चलते ग्रामीण इलाकों में ई-कॉमर्स कंपनियों का बिजनेस भी बढ़ा है। साल 2021 तक ग्रामीण भारत में ई-कॉमर्स की मांग 5-6% थी। साल 2026 तक ये मांग 20% तक पहुंच जाएगी, ऐसा अनुमान है। साल 2025 तक ग्रामीण भारत का FMCG बाजार की 18 लाख करोड़ हो जाएगा, यानी इसका भी ग्राफ बढ़ेगा और इसमें इंटरनेट का बड़ा योगदान होगा। चलिए, अच्छी बात है कि इंटरनेट दूर दराज के इलाकों में पहुंच रहा है। इंटरनेट से रोजगार भी बढ़ रहा है। ग्रामीण इलाकों में लोगों ने कंप्यूटर सेंटर भी खोल लिए हैं। बिजली बिल भरना हो या फिर एग्ज़ाम देना हो, एग्ज़ाम फॉर्म भरना हो या एग्ज़ाम की तैयारी करनी हो, सब गांव में हो रहा है। और पहले के मुकाबले अब वहां पर डेटा भी सस्ता मिल रहा है। ज़माना तेजी से बदल रहा है, चीज़ें हाईटेक हो रही हैं। भविष्य लिथियम ऊर्जा का है। इंडिया में महत्वाकांक्षी लक्ष्य और अमेरिका में हुई विनाशकारी घटना के बीच पटियाल एक बड़ा परीक्षण करने जा रहा है। बड़ा परीक्षण किस चीज़ का है? वो है लिथियम बैटरीज को लेकर। हम बताते हैं आपको। अमेरिका से बहुत बुरी खबरदार करने वाली एक ताज़ा न्यूज़ आई है। न्यूयॉर्क के हार्लेस में लिथियम आयरन बैटरी में आग लग गई। हादसे में भारतीय मूल के पत्रकार फाजिल खान की मौत हो गई। मौत कैसे हुई? फाजिल की उम्र महज 27 साल थी। फाजिल सेंट निकोल्स प्लेस अपार्टमेंट में रहते थे। बैटरी में ब्लास्ट के साथ पूरे अपार्टमेंट में आग लग गई। फाजिल खुद को बचा नहीं पाए। आग इतनी भीषण थी कि जान बचाने के लिए उनकी बिल्डिंग के 17 लोग खिड़कियों से कूद गए, जिनमें से 4 की हालत बेहद गंभीर है, जबकि 18 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। ये तो मैं आपको अमेरिका की घटना बता रहा हूं। अब चिंता की बात क्या है? चिंता की बात इसलिए है, पटियाल ये सब आपको इसलिए बता रहा था क्योंकि आप जानते हैं भविष्य लिथियम पावर का है। भारत का टारगेट है कि 2030 तक अपनी कुल कार सेल का 30% इलेक्ट्रिक वाहनों पर कर दे। ये टारगेट कैसे पूरा होगा और चुनौतियां क्या क्या है? लिथियम के जानकारों से पटियाल ने इसकी पूरी पड़ताल की। जैसे आपका कोई स्विच जैसे आपने जलाया तो उसका जो रेट ऑफ ट्रांसमिशन है वो बहुत हाई है और कंपैरिजन और से, तो इसलिए लिथियम बहुत थोड़ी मात्रा में ही इस्तेमाल करने से बहुत बड़ा काम हो सकता है। और जैसे हिंदुस्तान में बात कर रहे हैं कि हम लोग कई सालों बाद बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा, तो ये तो हमारी प्रॉस्पेरिटी के निशानी है, रादर देन नुकसान की नहीं है। पर मुश्किल ये है कि इतनी लिथियम आएगी कहाँ से? ये लिथियम आना जो है, लिथियम को पाना, लिथियम इस समय जो है दुनिया की बड़ी मोस्ट मूल्यवान धातुओं में से मानी जाती है।
लिथियम अगर अच्छे भविष्य का संकेत है तो चिंता की बात क्या है? पटियाल आपको यह भी समझाएगा। चाहे आपका मोबाइल फोन हो, बच्चों के बैटरी से चलने वाले खिलौने हो या फिर दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो बैटरी से चलते हैं, ज्यादातर में लिथियम आयरन बैटरी का ही इस्तेमाल होता है। खतरे से भी खबरदार आपको जरूर करूंगा, लेकिन देश के पहिए लिथियम पावर को कैसे जोड़ रहे हैं, पटियाल ने इसका पूरे डेटा का परीक्षण किया है। अभी देश में 37 लाख इलेक्ट्रिक वाहन हैं जो लिथियम आयरन बैटरी से ही चलते हैं। इसमें दोपहिया 18,49,000 हैं, जबकि 3 व्हीलर 16,19,000, 4 व्हीलर 1,40,000। ये कुल वाहनों की संख्या है जो लिथियम बैटरी से चलते हैं। देश का ट्रांसपोर्ट सिस्टम का बड़ा हिस्सा अभी पेट्रोल डीजल पर डिपेंड है हमारे देश में, चाहे वो आपकी कार हो, रोडवेज की बस हो या फिर ट्रक। 2030 तक क्या टारगेट है और हम कहां खड़े हैं इस टारगेट को पूरा करने के लिए, अब मैं आपको इसका डेटा बताता हूं। अभी देश में लिथियम बैटरी पर चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों में सिर्फ 6.3% संख्या है उनकी, यानी देश का पहिया अब भी 93.7% पेट्रोल डीजल के वाहनों से ही चलता है। सरकार ने 2030 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल बढ़ाने का टारगेट 30% रखा है। अगर टारगेट पूरा हुआ तो पेट्रोल डीजल पर निर्भरता 70% रह जाएगी। लिथियम अगर क्रांति ला सकता है तो क्या विनाश का भी कारण बन सकता है? अमेरिका में भारतीय मूल के पत्रकार की जान नहीं गंवाई, अकेले अमेरिका में ही ऐसा नहीं हुआ है। 2023 में लिथियम आयरन बैटरी की वजह से 270 आग लगने की घटनाएं हुई। 160 से ज्यादा लोग आग में झुलसे, जबकि 20 से ज्यादा लोगों की इसमें मौत भी हो गई। लिथियम क्यों खतरनाक है, आप भी सोच रहे होंगे। अगर आग लग जाए, हादसा हो जाए तो कैसे बचना है इससे? उपाय क्या है? इसका परीक्षण भी पटियाल ने किया है, सुनिए। लिथियम से रक्षा से बहुत आसान है। ये गर्म जल्दी हो जाता है, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिविटी इसकी बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको गर्म होने न दें। ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर कि वो गर्म ना हो। जैसे आप मोबाइल लेके चल रहे हैं तो इसको गर्म जगह पे, कार में ऐसी जगह पे न रखें जहाँ पे गर्म होने लगे, या ऐसी जगह तो बस। और किसी हीटिंग पे, जैसे घर में अपने हीटर लगा हुआ है तो हीटर के पास मत रखें। इसके अलावा और कुछ नहीं, अदरवाइज लिथियम तो बहुत ही काम की चीज़ है। अच्छा, लिथियम क्यों दुनिया के लिए अहम है और इसकी कैसी होड़ दुनिया के बाजार में है, इसकी पड़ताल पटियाल को करनी थी और उसने की भी। दुनिया के बाजार में हर साल लिथियम आयरन बैटरी की खपत 30% बढ़ गई है। दुनिया की कुल लिथियम खपत 2030 तक 2037 मीट्रिक टन होने का अनुमान है। दुनिया में लिथियम का व्यापार $1 बिलियन का है, यानी 8,300 करोड़ रुपए का, अगर भारतीय करेंसी में उसे देखें तो। चीन 2001 से ही योजना बनाकर पूरी दुनिया में लिथियम के संसाधन और बाजार पर लगभग पूरी तरह से कब्जा कर चुका है। कैसे, इसका डाटा भी है, ये आपको पटियाल बताएगा कि चीन ने कैसे ये किया। लिथियम उत्पादन में चीन विश्व में 5वें नंबर पर है। 2010 में पूरी दुनिया की रेयर अर्थ मिनरल खुदाई में चीन का हिस्सा कितना है? 97.3%। हिस्सेदारी घटाने की बात हुई तो चीन ने 60% सप्लाई रोक दी। लिथियम उत्पादन में चीन का हिस्सा 50% है और लिथियम बैटरी उत्पादन में चीन की हिस्सेदारी 70% है। दुनिया में इस्तेमाल होने वाली हर 10 में से 4 लिथियम बैटरी चीन की ही है, वही उसकी मैन्युफैक्चरिंग करता है। चीन निर्माण में आगे है तो भारत उपभोक्ता के तौर पर। दुनिया ने अमेरिका के बाद भारत में सबसे ज्यादा लिथियम बैटरी का आयात होता है। भारत में सबसे ज्यादा आयात चीन, जापान, वियतनाम से होता है। भारत में लिथियम बैटरी की मांग वर्तमान में 3 गीगावाट घंटा है। इसमें 2030 तक 70 गीगावाट घंटा पहुंचाने की उम्मीद की जा रही है। 2030 तक लिथियम बैटरी के निवेश के लिए $10 अरब की जरूरत होगी। इससे देश में 10 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलेगा। आपको याद होगा, साल 2023 में जम्मू के रियासी में भारत ने लिथियम के भंडार को खोजा था। रियासी में 59 लाख टन लिथियम मिला था। इस खोज के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा लिथियम भंडार वाला देश बना। जाहिर है ये खोज ट्रांसपोर्ट जैसे क्षेत्र में क्रांति ला सकती है। अमेरिका जैसे हादसे ना हो, इसके लिए भी हमें तैयार रहना होगा। पटियाल के परीक्षण में यही नतीजा निकला कि हम अगर सावधान रहेंगे तो इस मुसीबत से, इस दिक्कत से बच सकते हैं। बात
लीप ईयर की कर लेते हैं। कल 29 फरवरी है, 4 साल बाद ये दिन आया है। क्या आप लीप ईयर का गणित जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो चलिए पटियाला आपको समझाता है। हमने पढ़ा कि साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन असलियत में एक साल 365 दिन का भी होता है, यानी कि एक साल में 0.25 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। 4 साल जब ये 0.25 एक दिन में जुड़ जाते हैं तो मिलकर बन जाता है एक एक्स्ट्रा दिन, और यही एक एक्स्ट्रा दिन फरवरी के महीने में जोड़ दिया जाता है और फरवरी 28 की बजाय 29 दिन की हो जाती है। आपको बता दूं कि साल 1582 में पोप ग्रेगरी ने यह कैलेंडर तैयार किया था। क्या पता था आपको ये? सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर लीप ईयर ना होता तो क्या हो जाएगा? अगर लीप ईयर ना हुआ तो कुछ सदी बाद गर्मी नवंबर में होगी और ठंड जून जुलाई में, मतलब मौसम का पूरा चक्र ही बदल जाएगा। इसका सबसे ज्यादा असर फसल की बुआई और कटाई पर भी पड़ेगा, क्योंकि किसानों को सही समय ही पता नहीं चलेगा तो फसल चक्र कैसे सही चलेगा? अच्छा, एक बात और आपसे करनी थी। कोविड महामारी के दौर में कोई भी उसको याद नहीं करना चाहता, लेकिन कोरोना का भूत रह रहकर हमारे आगे आ जाता है। भारतीयों के लिए बुरी खबर कोई ना कोई सामने ला देता है। कोविड से हुए असर पर देश के जाने माने बेल्लौर क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज ने एक स्टडी की है, जिसमें आपकी सेहत से जुड़ी हुई एक बहुत जरूरी बात सामने आ गई है। कोविड इस स्टडी के बारे में क्या कहता है और कोविड को लेकर जो स्टडी हुई है उसके बारे में इंस्टीट्यूट ये कहता है कि कोरोना वायरस ने भारतीयों के फेफड़ों को बहुत कमजोर कर दिया है। चीन और यूरोप के देशों के मुकाबले भारत के लोगों के फेफड़ों पर वायरस ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। इस स्टडी में कोविड से पीड़ित हुए 207 लोगों पर रिसर्च किया गया। इसमें सीरियस, मीडियम और माइल्ड तीनों तरह का कोविड झेल चुके लोगों को शामिल किया गया, ताकि ये पता लग सके कि वास्तव में प्रॉब्लम है क्या। सभी के फेफड़ों की गहराई से अलग अलग तरीके से जांच की गई। स्टडी में क्या पता चला? गैस ट्रांसफर यानी DLCO टेस्ट किया गया। उसमें क्या खुलासा हुआ? इसमें हवा से ऑक्सीजन लेने की फेफड़ों की ताकत को मालूम किया जाता है, और इस जांच में 44% लोगों के यानी फेफड़े काफी कमजोर पाए गए। इन फेफड़ों में क्या दिक्कत थी वो भी आपको बताएंगे। आंकड़ों से एक चीज और समझिए, 207 में से 91 लोग ऐसे थे जिनके फेफड़ों में हवा ऑक्सीजन लेने में कमजोर हो गई थी, यानी नहीं ले पा रही थी। कोविड से पीड़ित हुए 35% लोगों के फेफड़े सिकुड़ने की समस्या से ग्रस्त पाए गए। हवा भरते वक्त फेफड़े पूरी तरह फूल नहीं पाते थे। 8.3% लोगों के फेफड़ों में हवा के रास्ते बंद होने की परेशानी देखी गई, जिससे हवा का फेफड़ों में आना जाना मुश्किल हो जाएगा। वॉक टेस्ट, ब्लड टेस्ट और मेडिकल चेकअप, ये सब चीजें की गई। ज़्यादातर प्रॉब्लम होता है ज़रा सा इन्फेक्शन हुआ है और एकदम से डिटेरियोरेट यानी कि ख़राब हो जाती है कंडीशन, तो वो बचा के रखना है। अगर आपको धूल मिट्टी से तकलीफ ज़्यादा हो रही है तो मास्क लगा के रखें। अगर किसी भी पर्टिकुलर इन्फेक्शन के या फिर छोंक घर में लग रहा है या परफ्यूम से तकलीफ है तो प्लीज़ अपने आप को अवॉइड कीजिए। जो दवाई आपको दी गई है अपने फिजिशियन से वो नियमित रूप से रहिए। ये नहीं कि मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ तो दवाई छोड़ दी। अगर आपका फिजिशियन ने जब तक नहीं कहा तब तक नहीं छोड़नी है। प्लीज़ इन बातों का ध्यान रखिए। एक बड़ी खबर आ रही है झारखंड के जामताड़ा से। एक दर्दनाक ट्रेन हादसा हुआ है। ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं कि ट्रेन की चपेट में आने से 12 लोग बुरी तरह जख्मी बताए जा रहे हैं, और ये कहा गया है रेलवे की तरफ से कि 2 लोगों की मौत हो गई है। एक ट्रेन से उतरकर दूसरी ट्रेन की तरफ ये जा रहे तो बीच में से ट्रेन ने इनको कुचल दिया। जैसे एक पटरी से दूसरी जगह जा रहे थे, बीच में कुचले गए। डाउन लाइन से बेंगलुरु यशवंतपुर एक्सप्रेस गुजर रही थी, उस ट्रेन की चपेट में आ गए ये। हमारे सहयोगी रविकांत जुड़ गए हैं हमारे साथ। रविकांत, कैसे हुआ यह हादसा और कितने लोगों के मरने की पुष्टि कर रहा है अभी तक रेलवे? देखिए, रेलवे 2 लोगों के मरने की पुष्टि कर रहा है, जबकि लोकल जो प्रशासन है उसने 12 लोगों के जख्मी होने की गंभीर रूप से बात की है, लेकिन रेलवे ने अभी तक 2 लोगों के मरने की पुष्टि की है। दूसरा ये कि रविंदर की जो ट्रेन आ रही थी अंग एक्सप्रेस,
वो ये बताया जा रहा है कि अचानक से धूल का एक गुबार उठा पूरे रेल के आसपास और इससे जो ट्रेन है उसको रोक दिया गया। दो वर्जन आ रहे हैं, एक तरफ कहा जा रहा है कि उसी समय चेन पुलिंग हो गई, लेकिन दूसरे अधिकारी कह रहे हैं कि चेन पुलिंग नहीं हुई। जो भी हुआ, धूल के कारण जो ट्रेन थी वो रोक दी गई। हादसा कब हुआ ये? करीब ये 7 बजे धूल उड़ी, यानी 7 बजे ट्रेन रुकी और उसके 7 मिनट बाद मेमू ट्रेन आ रही थी अप लाइन पर और वहां पर 2 लोगों को रनओवर हुआ है, 2 लोगों की मौत हुई है। रेलवे जो टाइमिंग दे रही है उसके अनुसार 7 बजे गाड़ी रुकी है और उसके 2 किलोमीटर आगे ये हादसा हुआ है 7 मिनट बाद। यानी रेलवे के अनुसार ये जो यात्री हैं, ये जो लोग मौत हुई है वो यात्री नहीं है, बल्कि 2 लोग आसपास के कोई वहां जा रहे थे, उनकी मृत्यु हुई है। क्योंकि जो 7 मिनट का समय है, 7 मिनट के समय में कोई यात्री 2 किलोमीटर आगे नहीं जा सकता है। ठीक है, तो रविकांत, बहुत बहुत शुक्रिया। आप आगे भी इस घटना की पूरी जानकारी लेते रहिए, हम अपने दर्शकों को अपडेट करते हैं। चलिए, पब्लिक इंटरेस्ट में अब वक्त हो गया है आपके कॉमेंट्स का, फटाफट उस पर नजर डाल लेते हैं। क्या भेजा है आपने? रत्नाकर जाधव लिखते हैं, देयर इज ए रूल, हस्बैंड एंड वाइफ दे कैन बी पोस्टेड इन सेम प्लेस। ये राजस्थान की जो खबर हमने दिखाई थी, 2 बच्चियों ने मांग की थी अपने पेरेंट्स को जयपुर ट्रांसफर करने की प्रधानमंत्री से, उसको लेकर कमेंट किया गया है आज पब्लिक इंटरेस्ट में। इतना ही, कल रात 9 बजे आपके मुद्दों के साथ, आपकी खबरों के साथ फिर पटियाल हाजिर होगा। अब मुझे दीजिए इजाजत, क्योंकि अखिलेश आनंद स्टूडियो में खबरों का सिलसिला बढ़ाने के लिए पहुंच चुके हैं। शुभ रात्रि।